Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of January 2025. 7 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और अच्छी बात यह कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उसको बढ़ाते रहिए। अब आप लोग के हाथों में ही बागडोर है पूरे चैनल की, है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड कंटेंट की क्वालिटी मैं मेंटेन करूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। उसमें आपको कोई भी गिला शिकवा नहीं मिलेगा। सो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। फ्रंट पेज की पहली न्यूज, आईईडी ब्लास्ट बाय सस्पेक्टेड माओइस्ट kills 9 in Bijapur. Now this is a very sad incident that has happened. सस्पेक्टेड माओइस्ट अटैक हुआ है और आईईडी के थ्रू हुआ है। तो इस न्यूज आर्टिकल में थोड़ा सा मैं आईईडी के बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज आईईडी? आईईडी का मतलब फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। अब ये एक बॉम्ब होता है या फिर एक ऐसा एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंड डिप्लॉयड इन अनकन्वेंशनल वेज। अब ये इम्प्रोवाइज्ड है ना, तो इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड एक्सप्लोडेड इन एन अनकन्वेंशनल वे। और इसमें यूज किया जाता है नॉन मिलिट्री मटेरियल्स का। याद रखिएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉम्ब इज सच, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस इज सच दैट इट इज यूजिंग नॉन मिलिट्री मटेरियल्स। टिपिकली इसको इंसर्जेंट्स, टेररिस्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स ही यूज करते हैं एज अ वेपन टू टारगेट द मिलिट्री पर्सनल्स, सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस केस में हमने देखा की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आईईडी के, उसमें जैसे इसका एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है, इट कैन आइदर बी मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव और इट कैन बी अ होम मेड सब्सटेंस एज वेल। होम मेड सब्सटेंस मतलब कि जैसे अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर लिया। इसमें एक डेटोनेटर होता है, एक ट्रिगर मैकेनिज्म का यूज होता है फॉर इनिशिएटिंग द एक्सप्लोजन। जैसे कि कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, टाइमर्स का यूज या रिमोट कंट्रोल का यूज या फिर प्रेशर प्लेट्स का यूज, है ना, वो भी यूज किया जाता है। देन केसिंग की अगर हम बात करें, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, तो इट इज यूजुअली मेड फ्रॉम रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स जैसे कि पाइप्स, कैन्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, इनसे इसकी केसिंग बनती है। एंड इसमें शार्पनर यूज होते हैं। शार्पनर मतलब कई बार इसमें नेल्स यूज हो सकते हैं, बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं ताकि डैमेज जो हो थोड़ा इंक्रीज हो जाए ना। ऐसा डर्टी बॉम्ब्स टाइप के बनते हैं टू इंक्रीज द डैमेज एज वेल। इसमें दो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। व्हीकल बॉर्न आईईडीज, है ना, जो कि व्हीकल्स में प्लेस कर दिए जाते हैं। देन पर्सन बॉर्न आईईडीज एंड देन रोड साइड आईईडीज भी होते हैं। ट्रिगर मैकेनिज्म्स मैंने बताया, रिमोट कंट्रोल, प्रेशर और ट्रिप वायर्स, टाइमर्स, ही सारे ट्रिगर मैकेनिज्म्स होते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग आईईडीज। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। दूसरा जो टॉपिक है वो है HMPV अकरेंस नॉट अ न्यू टू इंडिया, सो नो कॉज फॉर अलार्म। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी जैसे रिसेंटली कुछ केसेस मिले हैं कर्नाटका में और गुजरात में, तो उनका कहना है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है इट हैज़ बीन इन सर्कुलेशन ग्लोबली। और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि कोई नया अकरेंस नहीं इंडिया में। इंडिया में ऑलरेडी केसेस आ चुके हैं इसके पहले भी। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि HMPV इज नॉट अ न्यू वायरस। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001 में इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था एंड इट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग इन द वर्ल्ड सिंस दैट, है ना। 2001 के बाद से ये वर्ल्ड में सर्कुलेट हो ही रहा है। इसका स्प्रेड जो होता है वो एयर के थ्रू होता है, बाय वे ऑफ रेस्पिरेशन होता है। एंड दिस कैन अफेक्ट पर्सन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, है ना, हर एज ग्रुप के व्यक्ति को ये फैल सकता है। द हेल्थ सिस्टम्स एंड सर्वेलेंस नेटवर्क ऑफ द कंट्री आर विजिलेंट एंड देयर इज नो रीजन फॉर वरी। तो ये तो हमारे होम एक्सपर्ट्स ने कहा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि प्राइमरली इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एंड इट कॉजेज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम मिड कोल्ड लाइक सिम्टम्स टू सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो मिड कोल्ड से लेकर के सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और कंडीशंस को ये क्रिएट कर सकता है। पहली बार 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था एंड पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। जो ये वायरस है इट बिलोंग्स टू द पैरामिक्सोविरिडे फैमिली। एंड इसी के अंदर जैसे कुछ वायरस हैं, RSV वायरस जो होता है, मीजल्स के जो वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस जो होता है और मीजल्स वायरस, वो इसी फैमिली से है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो जेनेटिक कंपोजिशन जो HMPV का है वो RNA वायरस है। इट इज एन RNA वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। इट इज RNA वायरस एंड इट हैज 2 मेजर सब ग्रुप्स A एंड B, है ना, 2 मेजर सब ग्रुप है A और B। वैसे ये RNA वायरस है। सीजनैलिटी की बात करें तो इन्फेक्शंस टिपिकली अकर ड्यूरिंग लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग्स। एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कंटामिनेटेड सर्फेसेस, यहाँ से ये फैल सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या अगली न्यूज़ है। जस्टिन ट्रूडेau
क्विट्स एज पार्टी चीफ टू कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर फॉर नाउ। अभी कनाडा की बात चल रही है। देखो मैं ट्रूडो के बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा, कनाडा के बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 ग्रेट लेक्स के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। तो 5 ग्रेट लेक्स जो यूएस और कनाडा के रीजन में है वो है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो। याद रखिएगा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो। एंड लेक मिशिगन इज द ओनली वन विच इज इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखिएगा, लेक मिशिगन इज द ओनली वन विच इज इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, while Lake Ontario and the other 3 are shared between US and Canada। तो लेक ओंटारियो जो है वो उसके अलावा जो एरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर है, दे आर शेयर्ड बिटवीन US एंड कनाडा। एंड केवल कनाडा में कोई भी ग्रेट लेक नहीं आती है, 4 शेयर होती है। एक जो लेक मिशिगन, इट इज द ओनली वन विच इज इन एंटायरली US। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। I hope you got clarity regarding that. Tamil Nadu Governor Ravi walks out of assembly, alleges insult to the national anthem। अब यहाँ पे देखो ये न्यूज़ आर्टिकल आज एडिटोरियल में आया है, तो अपन और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। सो प्लीज वेट फॉर दैट मोमेंट। NHRC एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर कंटिन्यूअस डेथ ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। अब NHRC ने ये कहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, कि जो बहुत सारे ये आपका सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो रही है, तो क्या रीज़न है ना, क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग रीज़न है विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड ऑल, इज दैट द रीज़न? अगर वो है तो आप फिर कर क्या रहे हैं? तो यहाँ पे 2 स्कीम्स के बारे में है कि भाई एक तो स्वच्छ भारत कैंपेन चलता है और दूसरा नमस्ते स्कीम भी है इंडिया में। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, देखो लिखा है, लिख लो आप लोग भी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये लाया ही इसलिए गया था ताकि जो गवर्नमेंट है वो एम कर रही थी इरेडिकेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ से जब आप करते हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के या बिना मशीनरी के उसको क्लीनिंग करते हो। तो यहाँ पे जो बात चल रही थी नमस्ते स्कीम में वो थी कि फॉर प्रमोटिंग द मैकेनाइजेशन ऑफ सैनिटरी डिवाइसेस, है ना, सैनिटेशन डिवाइसेस का मैकेनाइजेशन करो और उसको प्रमोट करो ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो सके। इट ऑल्सो सीक्स टू अपलिफ्ट द सैनिटेशन वर्कर्स एंड प्रोवाइड देम विद डिग्निफाइड लाइवलीहुड, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड बेटर सोशल सिक्योरिटी। ये 3 चीजें और प्रोवाइड करनी थी। डिग्निफाइड लाइवलीहुड, जब हाथ से काम नहीं करेंगे तो थोड़ा डिग्निटी बढ़ेगी। सेफ वर्किंग कंडीशन भी होंगी क्योंकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का आप यूज करोगे, एंड बेटर सोशल सिक्योरिटी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। एक्सेस ग्रॉक AI ब्रिंग्स कंसर्न अबाउट डीफेक्स अहेड ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। अब यहाँ पे बस ग्रॉक AI के बारे में आप लोग जान लो कि जैसे आप लोग चैट GPT यूज़ करते हो, ओपन AI का है, ठीक है, आप जेमिनी जानते हो कि गूगल का है, आप को पायलट जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ये अलग अलग टूल्स हैं जो कि AI के टूल्स हैं ऑफ डिफरेंट। एक्स का भी जो हमारा ट्विटर का प्लेटफॉर्म था पहले, उसको एक्स कर दिया गया है एलन मस्क के बाद। एक्स का भी एक AI टूल है जिसको ग्रॉक बोलते हैं, GROK। अगर आप यूज़ करो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आता है आजकल। तो ये कॉमन पब्लिक के लिए भी ओपन है। अब ये क्या करता है, इमेज भी क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि बिफोर द इलेक्शंस डीप फेक अकाउंट्स बहुत सारे बन रहे हैं, जिसमें बहुत सारे, जैसे एक पैरोडी अकाउंट के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड भी है जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ बोल रहे हैं। दिस इज द थिंग विच इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल ऑल्सो, है ना। तो इस तरीके के जो डीप फेक अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे मशरूमिंग हो गई है उन अकाउंट्स की, पैरोडी अकाउंट्स की बहुत सारी मशरूमिंग हो गई है, जो पॉलिटिकल बातें इस तरीके से लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो वही इसी के बारे में मेंशन था इस आर्टिकल में। तो ये बस एक्स और ग्रॉक के बारे में इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, लीव्स फ्लटर इन स्पेस, इसरोज एक्सपेरिमेंट रीचेस माइलस्टोन। तो इसरो का जो पोएम मॉड्यूल था उसमें एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था क्रॉप्स करके, है ना, याद रखिएगा, क्रॉप्स यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। और ये था PSLV C60 में गया था, PSLV C60 पोएम 4 इसको बोलते हैं। नाउ इट हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन एज वहां पे काउपी न केवल स्प्राउट कर गए हैं बल्कि यहाँ पे लीव्स भी आ गई हैं, ठीक है ना। तो लीव्स हैव आल्सो स्प्राउटेड देयर, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड ये चीज लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली जब PSLV C60 में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडेक्स मिशन जो हमारा है स्पेस डॉकिंग के लिए है। हालांकि अभी
अभी भी स्पेस डॉकिंग हमने क्लियरली अटेन नहीं की है, बट दैट इज द एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। अभी 10 दिन का और टाइम पीरियड है, इसमें कुछ कर सकते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। एंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है, दिसंबर 30 को लॉन्च किया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स कैन बी डिलीटेड आफ्टर डेथ, ड्राफ्ट रूल्स। अभी आप सबको पता है कि ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का ड्राफ्ट रिलीज हुआ है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसमें डेटा फिड्यूशरी जो होता है, यानी कि जो ट्विटर, फेसबुक, इस तरीके की कंपनीज उनको डेटा फिड्यूशरी बोलते हैं, और हमारे आप जैसे लोग जो यूजर्स उनको डेटा प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग पूरे रूल्स बनाए गए हैं। कल भी मैंने इसके ऊपर एक न्यूज आर्टिकल दिया था। आज अब उस रूल के अंतर्गत एक जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे रूल 8.1 की बात चल रही है ड्राफ्ट रूल में, जिसमें ये कहा गया है कि डेटा फिड्यूशरी अगर चाहे, है ना, तो वो डेटा डिलीट कर सकता है डिसीज्ड अकाउंट्स का, डिसीज्ड पर्सनस का। पता कैसे चलेगा? तो उनका ये कहना है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप दो, 6 महीने 1 साल तक का। अगर इस पीरियड के दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं होती है अकाउंट में, कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं होती है, इफ इट इज टोटली इनएक्टिव, तो आप इस तरीके के अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द रूल्स एम फॉर। और आपको अगर डिलीट नहीं करना है, मतलब आपको पता है कि ये डिसीज्ड पर्सनल है, और अगर आपको डिलीट नहीं करना है, तो वो केवल तब पॉसिबल है जब बाय लॉ उसको रोका जाए, मतलब लॉ के कारण उसको किसी यूज में आ रहा हो वो चीज, अकाउंट, इसलिए उसको नहीं डिलीट करने दे रहे हैं, तभी आप उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू डिलीट दैट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड समझ में आ गया होगा आप लोग को। देख लेता हूँ कुछ और मैंने इसमें किया था क्या नहीं। हाँ, तो दैट इज इनफ फॉर यू। अगला देखो, ट्विग स्टैट्स। अब ये ट्विग स्टैट्स क्या है? सो इट्स अ न्यू टूल दैट रिवील्स हाई एरस जेनेटिक पीपल व्यू ऑफ पीपल्स एंसेस्टर्स। यहाँ पे क्या है? पीपल्स एंसेस्टर, यानी कि जो एंशियंट डीएनए है। अब आप सबको पता है बहुत सारी ग्रेव साइट्स मिली हैं, बहुत सारे बरियल प्लेसेस मिले हैं। अब वहाँ पे हमको जो जेनेटिक्स यानी जो जीन्स मिलते हैं वो बहुत ही एंशियंट डीएनएज होते हैं ना। तो उनको स्टडी करने के लिए 2 मेथड। पहले जो अभी तक मेथड यूज होता था वो होता था SNP, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नाम का एक मेथड यूज होता था। ये नेचुरल जेनेटिक वेरिएशंस को स्टडी करता था जीनोम्स में, एंड दिस मेथड वाज स्टडीइंग ADNA अप टू नाउ, है ना। यहाँ पे एंशिएंट डीएनएज ये यूज कर रहा था, स्टडी कर रहा था। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि द टेक्निक इज पावरफुल टेक्निक व्हेन टास्क इज टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, बट ये रिस्ट्रिक्टेड टेक्निक हो जाती है जब हाई क्वालिटी डीएनए सैंपल्स नहीं होते आपके पास, या फिर बहुत सारे मिक्स्ड सैंपल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 2 सिमिलर टाइप के एंसेस्टर्स हों लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो, तब यहाँ पे ये फंस जाता है ना। तो इन सब के लिए फिर एक नया मेथड अभी बनाया गया है। स्वीडन और US और UK, स्वीडन, जापान और UK के साइंटिस्टों ने मिलकर के इसको बोलते हैं ट्विग स्टैट्स। ट्विग स्टैट्स याद रखिएगा, ये टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस करता है और स्टैटिस्टिकल पावर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो नाम बस आपको याद रखना है, टूल का नाम याद रखना है, काम आपको पता चल गया जो मैंने बताया, इससे आपको जानने की जरूरत नहीं है। द कोलिजियम एंड चेंजेस इट मे स्टिल बी अर्ली डेज। तो अभी ये ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है सुहृद पार्थसारथी, उन्होंने कहा कि कुछ न्यूज़ मिली है, ऐसा सुनने में आया कि जो कोलिजियम में जो जजेस आएंगे उनका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ऑथर ने पहले तो सजेशन ये दिया कि आप इंटरव्यू लो, सब कुछ लो, लेकिन नेपोटिज्म का जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करो। ये समझो कि आपको मतलब मेरिट के हिसाब से ही आपको उनका नाम सजेस्ट करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर से। फिर इसके बाद ऑथर ने वही बताया कि हिस्ट्री क्या है कोलिजियम की। तो हिस्ट्री मैंने आपको कई बार बताई है, फिर रिपीट कर देता हूं कि पहले जो प्रोसेस थी वो थी कि एग्जीक्यूटिव की सुपीरियरिटी हुआ करती थी, यानी प्रेसिडेंट जैसा बोलते थे वैसे ही व्यक्ति को CJI या फिर अलग अलग पोस्ट पे रखा जाता था, जजेस के पोस्ट पे। लेकिन फिर फर्स्ट जजेस केस आता है 1993 में, है ना। फर्स्ट जजेस केस आता है 1993 में, सॉरी फर्स्ट जजेस केस आया था 1981 में। उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा एग्जीक्यूटिव कह रहा है वैसा ही सही है। फर्स्ट जजेस केस 1981। सेकंड जजेस केस आया था 1993 में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोलिजियम होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 हाईएस्ट जो सुपीरियर जजेस हैं, मतलब एज वाइज। फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आता है जो कि बोलता है नहीं, एक चीफ जस्टिस होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे कोलिजियम में। और फिर फोर्थ जजेस केस जो कि 2015 को कहा जाता है, 2015 को फोर्थ जजेस केस कहते हैं, उसने रीअफर्म किया कि जुडिशियल प्राइमेसी होगी अपॉइंटमेंट में। अब ऑथर ने इसमें एक और चीज बोली कि जो ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ प्रैक्टिस और ये सब प्रोसेस चलता है मतलब जजेस के सिलेक्शन में, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिले कर देता है। गवर्नमेंट कई बार डिले कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो भी इनकी जो
मतलब एडिक्वेसी है जो जुडिशरी की, उसको कहीं ना कहीं कम कर रही है। तो वहाँ पे भी हमको एक डेफिनेट टाइम पीरियड होना चाहिए या डेफिनेट हमको कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट के कारण कोई डिले ना हो और गवर्नमेंट भी अडेयर करे टू द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डिकोडिंग द नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी, जो मैंने फर्स्ट पे जो बताई कि जो RN रवि हैं तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने सेशन छोड़ दिया लेजिस्लेटिव असेंबली का विदाउट डिलीवरिंग द कस्टमरी एड्रेस। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि ओपनिंग के दौरान नेशनल एंथम नहीं बजाया गया, विच इज़ अ इंसल्ट टू द नेशनल एंथम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या नेशनल एंथम बजाना ज़रूरी है हर सिटिंग, हर उसके आगे। तो देखो, ये कस्टमरी प्रोसेस है, इट्स नॉट अ लीगल प्रोसेस। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी कि इट्स अ कस्टमरी प्रोसेस। कुछ स्टेट बजाते हैं, कुछ स्टेट आज भी नहीं बजाते हैं ना। इनफैक्ट यहाँ पे ऑथर ने लिखा भी है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो, नागालैंड द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड एट ऑल फॉर सेवरल डिकेड्स। कई डिकेड्स तक नेशनल एंथम बजा ही नहीं, है ना। त्रिपुरा में भी सेम हुआ। तमिलनाडु में जो कस्टम चलता है वो ये है कि पहले स्टार्टिंग टाइम पे तमिल थाई वस्तु यहाँ पे बजता है, विच इज प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस एंड नेशनल एंथम इज प्लेड एट द एंड ऑफ द एड्रेस। तो नेशनल एंथम बजाया जाता है लेकिन इट इज एट द एंड ऑफ द एड्रेस, ठीक है ना। एंड ऑथर ने वही बोला है कि भैया ये कस्टमरी होता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज होते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि कुछ प्रीवियस प्रैक्टिसेस बता, गवर्नर्स वर डिलीवरिंग द एड्रेस विदाउट प्लेइंग द एंटायर नेशनल एंथम बिफोर 1991। 1991 के पहले तो बजता ही नहीं था, है ना, तमिलनाडु में। तो ये भी एक चीज़ है कि 1991 से तो बजना शुरू हुआ है। देन नागालैंड की बात करें तो नेशनल एंथम वाज नॉट प्लेड फॉर एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन 2021। तो बहुत लेट नागालैंड में स्टार्ट हुआ, 2021 में, है ना। त्रिपुरा फर्स्ट प्लेड द एंथम इन 2018। त्रिपुरा ने पहली बार 2018 में बजाया, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में प्रोसेस यही होती है कि नेशनल एंथम पहले बजाया जाता है एंट्री और एग्जिट के टाइम पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स की बात करें तो आर्टिकल 51A जो है उसका पहला, इट मैंडेट्स द रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या सिर्फ नहीं बजाने से इसकी बेइज्जती हो जाती है? तो दैट इज द बिग क्वेश्चन। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में नहीं बजाने से बेइज्जती हो जाती है, और फिर वो इतनी बड़ी बेइज्जती है क्या कि आप उसको एड्रेस ना करें? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि देश से बड़ा कई बार सिंबल्स हो जाते हैं ना, तो दैट शुड नॉट हैपन, कि सिंबल शुड नॉट बी बिगर देन द नेशन, है ना। ठीक है, एनीथिंग। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लीगल लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी केसेस गए हैं जहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि देयर इज नो मैंडेट टू प्ले द नेशनल एंथम, इसलिए उसको डिसमिस किया गया है। तो लेट्स सी कि नाउ व्हाट टर्न इट टेक्स, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल एज वेल। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे वॉल स्ट्रीट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है एपिफनी केक लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो बहुत बड़ा सा केक है। ये एक्चुअली जो मागी थे, द 3 वाइज मैन, एक स्टोरी है जीसस के साथ, कि जिन्होंने रिवील किया था कि ही इज़ द सन ऑफ गॉड, है ना। 3 वाइज मैन ने रिवील किया था, उसको एपिफनी कहा जाता है। 6 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, इसी के लिए ये एपिफनी केक जो होता है वो सेलिब्रेट करते हैं कुछ कल्चर्स, स्पेशली फ्रांस भी करता है इसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एपिफनी केक के बारे में। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।